चलो अब अगले डिस्कशन पे आते हैं। ये पैरेलल सर्किट था, चलो सीरीज सर्किट। अब देखिए ये और भी इंटरेस्टिंग और एक्चुअली ये वाला पार्ट सिलेबस में है पूरी तरह से। सीरीज सर्किट, इंडक्टर रेजिस्टर कंबाइन कर सकते हैं, रेजिस्टर कैपेसिटर कंबाइन कर सकते हैं, कैपेसिटर इंडक्टर कंबाइन कर सकते हैं, कैपेसिटर इंडक्टर रेजिस्टेंस कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज में कुछ भी कर सकते हैं। तो इनमें जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? अगर मैं इंडक्टर और रेजिस्टर अकेले यही दो कंबाइन करता हूं तो इसका अगर v साइन ओमेगा टी था फंक्शन, v नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका मैं लिख रहा हूं XL, इसका R। इस पे वोल्टेज और इस पे वोल्टेज, वोल्टेजेस अलग अलग होंगे लेकिन करंट सेम होगा। ये बात समझ में आई? तो करंट का फेजर दोनों के लिए सेम होगा, ये करंट का फेजर कॉमन होगा। वोल्टेज अक्रॉस R ये है, वोल्टेज अक्रॉस L ये है। सोचो, अरे ऊपर ऊपर, इंडक्टर में करंट लैग करता है, इसका मतलब वोल्टेज लीड करता है। इस बार करंट गिवन है, वोल्टेज बना रहे हैं, तो उल्टा हो जाएगा ना, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करेगा, अभी भी करंट ही लैग कर रहा है। और अगर यहां से हमने करंट I माना तो हम VR की वैल्यू IR लिख सकते हैं और VL की वैल्यू IXL लिख सकते हैं। सोचो, और अगर मैं टोटल वोल्टेज निकालूं तो टोटल वोल्टेज क्या मिलेगा बताओ? I टाइम्स R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर का अंडर रूट। ये समझ में आया क्या हुआ? ये RMS करंट था, करंट में रिएक्टेंस मल्टीप्लाई किया, इसका ड्रॉप आ गया, करंट में रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई किया, इसका ड्रॉप आ गया। लेकिन ये ड्रॉप और ये ड्रॉप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, साइनसोइडल फंक्शन है वो तो। और वो कैसे ऐड किया हमने? रेजिस्टेंस का ड्रॉप ये है, इंडक्टर का ड्रॉप ये है, जिस तरफ करंट रेजिस्टेंस का ड्रॉप उसी तरफ, इंडक्टर 90 लीड कर गया, तो टोटल ड्रॉप क्या आया? ये। और अब जरा समझिए, ये V नेट और ये I नेट, V नेट और I नेट के बीच में एंगल कितना है? 5। तो ओवरऑल कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज लीड्स या करंट लैग्स, V बाय tan इनवर्स XL बाय R। ये बात समझ में आई? और सही बात है, रेजिस्टेंस ने तो कहा मैं लैग लीड का नहीं खेलता, इसने कहा मैं वोल्टेज को लीड कराता हूं, तो दोनों ने मिलके वोल्टेज को लीड करा दिया। ठीक है, तो पहला। दूसरा, क्या हम अब इंपीडेंस निकाल सकते हैं सिस्टम का? बताओ कितना आएगा? कंपेयर करो, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर का अंडर रूट। सोचो, V नेट इक्वल टू I नेट इंटू समथिंग, तो ये समथिंग ही तो Z है, तो Z की वैल्यू V नेट अपॉन I। आया समझ में? तो ये हमने इंपीडेंस निकाल दिया, फेजर हम बना ही चुके हैं। तो समझ में आया LR सर्किट कि अगर AC में LR सर्किट होगा तो नेट इंपीडेंस ऐसे निकलेगा और फेज ऐसे निकलेगा। तो पावर फैक्टर cos फाई, और पावर फैक्टर कितना है? R बाय R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर का अंडर रूट R बाय Z। झिल रहा है? cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये डिवाइड किया, ये cos थीटा। अच्छी बात यह है कि हम रटेंगे इसमें से कुछ भी नहीं, हम सिंपली क्या करेंगे कि फेजर बनाना सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे, फेजर किससे शुरुआत कर रहा हूं? करंट सबके लिए सेम है, तो मैंने करंट का फेजर बनाया, और करंट का फेजर गिवन था, वोल्टेज के फेजर निकल आए। पिछली बार मैं क्या कर रहा था?
वोल्टेज का फेजर था और करंट के फेजर बना रहा था, क्योंकि वोल्टेज कॉमन था। इस बार करंट कॉमन है वोल्टेज का, और नेट वोल्टेज ये मिल गया। बात समझ में आई? तो इससे हमने डिराइव किया कि इंपीडेंस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होगा, उसका अंडर रूट। मत छापो अभी, मत छापो अभी। अब अगर इसी में कैपेसिटर और रेजिस्टर होता तो अब क्या बनता? करंट का फेजर ये आर एक्सी, आई आर का फेजर ये वी आर, और ये समझ में आया वीसी आई एक्सी। तो नेट वी नेट कितना बनेगा? आई टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर का अंडर रूट, ये एंगल फाई बनेगा। कौन लीड कर रहा है इसमें? करंट, क्योंकि कैपेसिटर सर्किट है, कैपेसिटर है ना, और वो करंट को लीड कराता है। तो करंट लीड्स वोल्टेज बाय कितना? tan इनवर्स एक्सी बाय आर। इंपीडेंस कितना आया? आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, बिना छापे जरा इसका आंसर सोचो क्या आएगा, क्या सोचते हो इसका आंसर क्या आना चाहिए? आर एक्सएल एक्सी, फेजर आई इधर है, आई आर इधर आता, एक्सएल वी एल इधर, आई एक्सएल वी सी इधर, ये चल रहा है। तो इन दोनों में कोई भी जीत सकता था, जो जीतेगा उसकी तरफ रिजल्टेंट आएगा। तो मान लो इंडक्टर जीता, तो आई एक्सएल माइनस एक्सी इधर बना, आई आर इधर बना, तो नेट इंपीडेंस कितना आया बताओ? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये आया समझ में? तो सिंपली नेट इंपीडेंस निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? फेजर्स यूज कर रहे हैं, और फेजर्स पता हो गया, नेट इंपीडेंस हमें मिल गया, और नेट इंपीडेंस के साथ ऑटोमेटिकली वो फेज भी मिल जाएगा। क्लियर? तो बेसिक अप्रोच हमारी क्या है ये मैं कहना चाह रहा हूं। यहां नेट करंट बनाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेजेस के फेजर बनाएंगे। ठीक है, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं, दो ही थे, वहां भी कोई कंफ्यूजन नहीं, दो थे, यहां तीन थे। तो इन दोनों में हमें देखना है कौन जीता। तो कोई भी जीत सकता था, ये जीता तो इंडक्टेंस जीत जाएगा, ये जीता तो कैपेसिटेंस की बात है। तो हम तीनों क्यों लिखें? एक यही वाला लिख लें, इसके अंदर तो बाकी शामिल हो ही जाएंगे, और जिसको लिखने की इच्छा हो बुकलेट में मिल जाएंगे। तो हम सीधे ये डिस्कस करते हैं, बाकी सब मेरे ख्याल से इसके अंदर आ जाएंगे। पता नहीं, लेकिन तुम मानोगे तो है नहीं। लिखो जल्दी, मानोगे नहीं। ये मैं अलग से ले रहा हूं, ये तो लिखो। पावर फैक्टर cos phi is equal to R by पहला है LR सर्किट, दूसरे का टाइटल है RC सर्किट इन AC। न्यूमेरिकल देखिए, तो फिर हम तीसरे सर्किट की बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल में जैसे ये 20 साइन ओमेगा टी, कैपेसिटेंस मैं आसान रखता हूं 4 ओम, इस सीधे मैंने रिएक्टेंस ही दे रखा है। अब हमें निकालना होता फाइंड नेट करंट, Z पावर फैक्टर, एवरेज पावर, ड्रॉप ऑन कैपेसिटर, ड्रॉप ऑन इंडक्टर। ये देखिए, तो हम स्टैंडर्ड अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं कि करंट ये हमारा है,
दोनों में करंट सेम है तो हमने करंट का फेजर बनाया। अब रेजिस्टेंस पे जो ड्रॉप होगा VR वो होगा 3I, कैपेसिटेंस पे जो ड्रॉप होगा VC वो होगा 4I, क्योंकि अगर करंट आई गया होता तो IR का इस पे ड्रॉप, IR का इस पे ड्रॉप, लेकिन ये जो ड्रॉप आए हैं वो ड्रॉप पैरेलल नहीं है, फेजर परपेंडिकुलर है। तो रिजल्टेंट कितना आया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर I, दैट मींस 5I। तो ये हमारा V नेट होगा। लेकिन V नेट तो क्वेश्चन में 20 वोल्ट दे रखा है, ये समझ गए ना, इस सिस्टम पे वोल्टेज तो 20 वोल्ट दे रखा है, तो 20 वोल्ट इक्वल टू 5I, तो I की वैल्यू 20/5 4। ये 4 एंपियर कौन सी वैल्यू है, आरएमएस या पीक? पीक, क्योंकि हमने ये 20 पीक यूज किए। तो आई नेट आया हमारा 4 एंपियर पीक वैल्यू। और फेजर से अगर देखें तो ये 37 मतलब 53 डिग्री आया, समझ गए। अब देखिए हमें पता है करंट लीड्स वोल्टेज बाय 37 डिग्री, ये समझ में आया? सॉरी 53 ओके। करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, वी नेट ये है, करंट ये है, कितना 53। तो मुझे वोल्टेज का फंक्शन पता था तो मैं करंट का फंक्शन लिख सकता हूं इससे। तो रेजिस्टेंस से इंपीडेंस से डिवाइड करो 5 से, तो यह 4 साइन ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री। ये बात आई समझ में? ये वाली लाइन साइन ओमेगा टी वाली लाइन थी, ये वोल्टेज नेट 20 साइन ओमेगा टी था, इससे 37 ऊपर। अरे यार ये अच्छी बड़ी समस्या है, 53 30, अब ठीक है 30 53 आ गया। इंपीडेंस कितना है 5 ओम, पावर फैक्टर कितना है cos 53, क्लियर 0.6। एवरेज पावर कितना है, तो एवरेज पावर के लिए सिस्टम ने जो सप्लाई की वो देखो, तो VRMS IRMS cos 5। टोटल वोल्टेज कितना है 20/√2। टोटल करंट कितना है निकाला है हमने 4/√2। टोटल cos 5 कितना है 0.6, 24 आया। यहां आप 24 ऐसे भी निकाल सकते थे कि यहां से 20, तो यहां से करंट कितना गया था 4 एंपियर, तो यहां ये 12 वोल्ट, यहां ये 16 वोल्ट, क्लियर। ये 12 और जो 16 वोल्ट है ये पीक वैल्यू है आरएमएस है, क्योंकि पीक करंट हमने लिया है, ये समझ गए। तो आई पीक है तो ये पीक है, तो यहां से करंट कितना गया ये, तो अकेले इस पे पावर निकालो, तो VRMS IRMS cos 5। यह आया समझ में, VRMS IRMS cos 5 आ गया 24। तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे। हाँ अब एक और चीज पूछिए, ड्रॉप ऑन कैपेसिटर। तो ड्रॉप कितना है 12 वोल्ट का, लेकिन ये पीक वैल्यू है, तो आरएमएस पूछा होता तो 12/√2, इस पे 16, तो उल्टा है। इंडक्टर कहां से आ गया इसमें, एक रजिस्टर है, ओके। तो 16/√2 12/√2। अब रुकिए, अब हम इसमें क्या करें कि इतना ना करने की बजाय सिर्फ एक चीज याद रख ले, इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या है, इंपीडेंस का रिजल्ट याद रख ले। तो इन दोनों का इंपीडेंस मिलके कितना है 5 ओम। तो अगर ये 5 ओम है, ये 20 वोल्ट है, तो यहां से 4 एंपियर जाएगा, और 4 एंपियर मिल गया तो 4 × 3 12 वोल्ट, 4 × 4 16 वोल्ट। बस ये ध्यान रखेंगे कि ये पीक है तो ये पीक है, आरएमएस वैल्यूज अपॉन √2 करनी पड़ेगी। जैसे यहां अगर एमीटर लगाया होता और पूछा होता रीडिंग ऑफ एमीटर, तो 4 एंपियर नहीं होती, 4/√2 होती। यहां वोल्ट मीटर लगाया होता तो इसकी रीडिंग 16 वोल्ट नहीं होती, 16/√2 होती। ठीक है, वो आप ऐसे सोच सकते हो, या तो आरएमएस लिखते हैं आप 2√2, 2√2 में 4 मल्टीप्लाई करो 8√2।
तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इंपीडेंस का रिजल्ट याद रखेंगे, और एक बार इंपीडेंस का रिजल्ट याद हो गया तो हम ये करंट वगैरह सब डायरेक्ट लिख सकते हैं। फेजर बनाना हमें आता ही है, इंस्टेंटेनियस पूछा होगा तभी फेजर यूज करेंगे, अगर इंस्टेंटेनियस पूछा ही नहीं है तो फेजर की जरूरत ही नहीं है। समझ गए? और 25 क्वेश्चन आएंगे, उसमें शायद एक में ही इंस्टेंटेनियस पूछा होगा, हर जगह आरएमएस की बात चलेगी, तो हमारे कैलकुलेशन काफी हद तक मिनिमाइज हो जाएंगे। एवरेज पावर 24 वॉट, ये ड्रॉप आरएमएस ड्रॉप लिख दिया, कुछ नहीं लिखा मतलब वो आरएमएस की बात चल रही। चलो शांत हो जाओ, बस एक और समस्या हम सॉल्व कर लेते हैं कि अगर इसका करंट पता है तो इसके अक्रॉस पावर आती है VRMS IRMS cos phi, और VRMS है IRMS इंटू IRMS cos phi 1 IRMS का स्क्वायर इंटू R। मतलब पावर निकालने के लिए हम सीधे IRMS का स्क्वायर इंटू R लिख सकते हैं। वैसे भी RMS की डेफिनेशन ही यही थी कि आप जो I स्क्वायर R dt का इंटीग्रेशन करके निकाल रहे हो उसकी जगह आप इससे निकाल लो, यही थी डेफिनेशन। तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि फॉर्मूला यही क्यों बना, डेफिनेशन ही IRMS की यही है। तो अगर रेजिस्टेंस से जाने वाला आपको करंट मिल गया जो कि 4 एंपियर है, लेकिन हम 4 एंपियर में इंटरेस्टेड नहीं है, 2√2 एंपियर, अब I स्क्वायर R लगाओ, 24 आ गया। ठीक है, तो देखिए यहां एक और क्वेश्चन, जैसे ये 3 ओम, ये 5 ओम, ये 15, ऐसा लेता हूं कि अच्छा बन जाए, 6 ओम, 8 ओम, 30 वोल्ट, ये था। इंपीडेंस कितना है? 10 ओम। करंट कितना जाएगा यहां से? तो अगर मैं पूछूं तो एमीटर रीड्स, फंक्शन लिखा क्या मैंने? अगर मैंने फंक्शन नहीं लिखा मतलब ये आरएमएस वैल्यू ही है। अगर मैं 30 साइन ओमेगा टी लिखता तो वो 30 पीक होता, सिर्फ 30 वोल्ट लिखा है मतलब ये आरएमएस वैल्यू, जैसा 220 वोल्ट आरएमएस है। तो एमीटर रीड्स 3 एंपियर, V1 रीड्स 24 वोल्ट, V2 रीड्स, ये बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? क्योंकि यहां से करंट अगर 3 एंपियर है तो इस पे 24, इस पे 18। बात समझ में आई? यहां तक हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमने ये देखा कि इंपीडेंस कैसे निकालना। ठीक, अब इसी में पूछा होता पावर कितनी है, तो पावर में भी फेजर की जरूरत नहीं पड़ रही है, IRMS ऑलरेडी पता है, तो IRMS का स्क्वायर इंटू R, 3 स्क्वायर इंटू 8, 72 वॉट। क्लियर? लेकिन अब हमसे यही पूछ लिया होता कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, तब हमें जरूरत पड़ेगी। यह समझ में आया? अभी तक हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वही करेंगे। ये I का फेजर है तो VR 8I, VL 6I, तो नेट V नेट इधर आया, तो कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज। कितना लीड कर रहा है? 10 इनवर्स 3/4। तो यहां से पावर फैक्टर मिल जाएगा। बात समझ में आई? 37। तो वोल्टेज लीड्स करंट बाय 37, और पावर फैक्टर cos 37.8। पावर फैक्टर निकालने का एक और तरीका है, VRMS IRMS cos phi, ये पावर आती, VRMS 30, एक और √2 करने की जरूरत नहीं, IRMS 3 cos phi, लेकिन पावर आई कितनी है? 72। ये बात आई समझ में?
कि पावर हम लिख सकते थे VRMS IRMS cos phi, लेकिन पावर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। कंपेयर किया तो cos phi की वैल्यू 72/90, 0.8 आ गई। अब सिर्फ ये सोचना था कि वो 0.8 कौन लीड कर रहा है, तो आखिरकार यहां इंडक्टर है। रेजिस्टेंस ने कहा कोई लीड कोई लैग नहीं करता, इसने कहा मेरे में करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच की बात होगी। समझ गए? इसने कहा वोल्टेज आई इन फेज, इसने कहा वोल्टेज लीड्स बाय π/2, तो दोनों की बात मानी गई, वोल्टेज लीड्स बाय सम एंगल 0 to π/2। क्लियर? अब आया समझ में कि एक इंपीडेंस का फॉर्मूला रट मारे तो बाकी हम सब कुछ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर पूछ ही लिया जाए, इंस्टेंटेनियस की बात की जाए कि कौन लीड कौन लैग कर रहा है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास फेजर है। ठीक है? और देखो, ये कॉमन सेंस बन जाएगा तो बहुत ही इजी टॉपिक है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें तीनों ले लेता हूं, इस क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा। 4 ओम, 6 ओम, 2 ओम, ठीक है, 20 वोल्ट। अब हमें इसमें रीडिंग निकालनी होती, तो या तो आपको इंपीडेंस का फॉर्मूला पता हो इसका, अगर इंपीडेंस का फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, इसको मैं 3 ले लेता हूं। तो इंपीडेंस का मान लेते हैं हम, फॉर्मूला पता है ये, ठीक है। और ये फॉर्मूले का प्रूफ क्या है वो देखो, टोटल करंट आई है VR L VC, VR कितना है 4I, VL कितना है 3I, VC कितना है 6I। तो नीचे बना 3I, इधर बना 4I, इधर बना 5I, ये V नेट है और I इधर था, तो ये आया 5, ये कितना है 37। कौन लीड कर रहा है? करंट। करंट लीड्स वोल्टेज बाय 37 डिग्री। तो ये तो हमने फेज निकाल लिया, पावर फैक्टर भी इसी से निकल आएगा, और इसी से Z भी निकाल सकते हैं। Z की वैल्यू 5 है, या Z की वैल्यू इससे निकालो, R कितना है 4², XL कितना है 3, XC कितना है 6 होल स्क्वायर, Z आया 5 ओम। तो बताओ इसकी रीडिंग बोलो। 4, Z 5 ओम, ये 20 वोल्ट। यहां मैंने वोल्ट मीटर लगाया, इसकी रीडिंग बोलो। चालीस? बिल्कुल गलत है। हम इसका और इसका डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, और इसका नहीं कर सकते, इसका Z निकाल लो तो काम चल जाएगा ना। इस हिस्से का Z कितना है 4² प्लस 6² का अंडर रूट 52। और अब तो कह सकते हैं इसका Z निकालने में हमने फेजर बना के ही निकाला होगा, तो वो फैक्टर हम ले चुके हैं। अब इसका Z रूट 52 है, इसमें करंट कितना जा रहा है 4 एंपियर, तो ये 4 रूट 52 आ गया समझ में। मतलब हम क्या यूज कर रहे हैं, पीक वैल्यू के लिए आप I पीक इंटू Z यूज कर सकते हो, RMS के लिए भी ऐसा ही कर सकते हो, और Z कितना जिस पार्ट के लिए भी आप निकाल रहे हो। क्लियर? यहां पे तो सिंगल पार्ट ही है, तो करंट कितना है 4 इंटू 3 कितना आएगा 12।
और लास्ट अगर 6 और 3 कंबाइन कर दूं, मैं यहां एक वोल्ट मीटर लगा दूं, अब बता सकते हो रीडिंग कितनी आएगी? करंट कितनी है? 4 एंपियर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना है? 3 ओम। बड़ी अच्छी बात है, मुझे लग रहा है गलती तो नहीं कर रहे हो। 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट नहीं होगा इसमें। ये 6 और 3, 6 इधर 3 इधर, तो 3, तो ये 3 ओम इंटू 4, 12। इससे कुछ हद तक ये फील आ रहा है कि ये कंबाइन करना भी फेजर ही है। कि आप रेजिस्टेंस वगैरह इनको भी कंबाइन करोगे तो ये काइंड ऑफ फेजर ही है ना। तो जैसे 4 और 6 को कंबाइन किया तो Z का फेजर मैं कह सकता हूं 4 ओम, 6 ओम, 3 ओम। क्लियर? तो हम Z सॉल्व करने के लिए भी फेजर यूज कर सकते हैं। तो या तो आप वोल्टेज कंबाइन करने के लिए पहले वोल्टेज निकालो फिर फेजर यूज करो, या पहले से फेजर यूज करके Z निकाल लो, सीधे I मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए? मैं ये कह रहा हूं या तो आप ऐसे करते कि इस पे निकालते 6 का 4 गुना 24 वोल्ट, 3 का 4 गुना 12 वोल्ट, फिर आप देखते ये 24 वोल्ट और 12 वोल्ट ऐसे हैं तो रिजल्टेंट आएगा 12 वोल्ट। अभी नहीं, बाद में फेजर लगाते, या शुरू में ही लगा दो। चलो, तो फाइनल अब हमारा कंक्लूजन निकलने वाला है कि इन पूरे डिस्कशन में हमें कैलकुलेट Z, हम Z कैलकुलेट करेंगे। और Z कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? R इस तरफ, XC इस तरफ, XL इस तरफ, तो Z की वैल्यू आई R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर अंडर रूट, और जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। ठीक है? इन सीरीज सर्किट। और फिर इसके बाद हम हमेशा ये यूज कर रहे हैं V पीक I पीक इंटू Z, और RMS I RMS इंटू Z, और पावर तो V RMS I RMS cos फाई, या फिर I RMS का स्क्वायर इंटू Z इंटू R। सॉरी, अब बिल्कुल नन्हे नन्हे से क्वेश्चन कर दो। Find Z, VL and VR and draw their phasors. Power average, power factor.
करो, चलो आंसर देखो। पहले मैं Z की वैल्यू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 13 ओम, और 13 ओम तो यहां से करंट 2 एंपियर, तो यहां से 24 वोल्ट, यहां से 10 वोल्ट। और VL और VR का तो करंट का हमारा 2 एंपियर का फेजर ऐसा है। VR 24 वोल्ट फेजर ये है, VL 10 वोल्ट फेजर ये है, V नेट फेजर ये है, और V नेट कितना है 26 वोल्ट। तो ये एंगल फाई tan इनवर्स 2/5, तो फाई है tan इनवर्स 2/5। क्यों? ओके, ये मुझे हमेशा ये रेजिस्टेंस ही दिख रहा था, ये इंडक्टर ही दिख रहा था। ठीक है, VR 10 वोल्ट है, ये VL फाई ऊपर की तरफ है, और ये 26 वोल्ट, तो फाई tan इनवर्स फाई कितना है 12/5। अब ठीक है, एवरेज पावर, तो एवरेज पावर सिंपली हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाल लें, IRMS का स्क्वायर इंटू R, ऑलरेडी RMS वैल्यू है, तो 2 स्क्वायर इंटू 4 20 वॉट। पावर फैक्टर निकालना है तो या तो आप cos ऑफ tan इनवर्स 12/5 लिख लो, तो 5/13 बन जाएगा, या पावर फैक्टर VRMS IRMS cos phi इक्वल टू 20, तो इससे cos phi मिल जाएगा 5/13। और कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज लीड्स करंट बाय tan इनवर्स 12/5। चलो पहला हो गया। दूसरे क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा टास्क आ गया है कि हमें इनका रिएक्टेंस लिखना है। तो ओमेगा L 1 ओम, 1 अपॉन ओमेगा C 2 ओम। अब देखें, ये डायरेक्ट √5 मत कर देना, क्योंकि 2 ओम एक ऊपर है एक नीचे है। ठीक है, तो 1 ओम आएगा Z, तो 1 ओम आएगा, तो यहां से करंट कितना आएगा 4 एंपियर, और करंट का फेजर इधर, और इस पे इंडक्टर पे ड्रॉप 4 वोल्ट, कैपेसिटर पे ड्रॉप 8 वोल्ट, तो नेट ड्रॉप 4 वोल्ट, नेट करंट 4 एंपियर। तो यहां से हम कह सकते हैं पावर एवरेज 0, पावर फैक्टर 0, और करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो बस हमने क्या देखा कि 2 ओम और 1 ओम को हमने कंबाइन किया, रिजल्टेंट आया 1 ओम। Z निकाला, उसके बाद सीधे सॉल्व कर लिया, Z निकाला, करंट निकाला, फेजर बना दिया। तो इनको आप सिंगल एक कैपेसिटर मान सकते हो 1 ओम, ये सिंगल एक कैपेसिटर 1 ओम की तरह ही तो बिहेव कर रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं था तो पावर तो वैसे ही 0 आनी थी। थर्ड केस में इंपीडेंस हमने देखा ये 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, तो इंपीडेंस आया √5 ओम। इंपीडेंस समझ में आया? 2 ओम, 1 ओम, √5 ओम। तो इंपीडेंस √5, तो करंट कितना हो गया 10/√5, 2√5 एंपियर, ये करंट है, और यही इसकी रीडिंग है, क्योंकि ऑलरेडी ये आरएमएस था, तो यही हमारी रीडिंग है। अब V1 की रीडिंग क्या होगी? करंट इंटू दिस इंपीडेंस। करंट कितना है 2√5, इंपीडेंस कितना है √13। झिल गया ये? इस ब्रांच से जाने वाला करंट 2√5, इस ब्रांच का, इस पार्ट का इंपीडेंस √13, और लास्ट V2 जाने वाला करंट 2√5, इंपीडेंस इस हिस्से का 1। लास्ट पूछा है पावर फैक्टर,
तो पावर फैक्टर निकालने के लिए या तो आप टोटल सॉल्व कर लो कि करंट हमारा 2√5 एम्पियर करंट ये है, वोल्टेज ड्रॉप VR 2√5 इंटू 2 4√5, VL VC कैपेसिटर पे ड्रॉप कितना है 4 इंटू आई 8√5 वोल्ट, इंडक्टर पे 6√5 वोल्ट, तो टोटल अगर देखें तो 2√5 वोल्ट यहां 4√5 वोल्ट यहां, तो V नेट यहां, और इन दोनों को कंबाइन करो तो कितना बना 10 वोल्ट होना ही था वो तो, और नेट करंट इधर था 2√5 एम्पियर, तो ये एंगल फाई है, तो करंट लीड्स वोल्टेज बाय tan इनवर्स 2/4। पावर फैक्टर अब आप यहां से भी लिख सकते थे cos फाई की वैल्यू, और cos फाई की वैल्यू ये 4 2/5, या बेहतर तरीका वही था कि VRMS IRMS cos फाई इक्वल टू पावर, और पावर जो आएगी वो रेजिस्टेंस पे ही आएगी, और यहां से करंट था 2√2, तो पावर आती 2√2 का होल स्क्वायर इंटू 2 16, 2√5 है, ओके, तो 100 आ गई, सॉरी कितना है 2√5 20 इंटू 2 40, और यहां पावर कितनी आई VRMS IRMS cos फाई, तो cos फाई ऑटोमेटिकली 2/√5। अब देखिए इसका एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन और है, जैसे इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन एक और है कि ये जैसे 220 वोल्ट पे काम कर रहा है, ठीक है, तो अगर मैं इंडक्टेंस बढ़ा देता हूं या ये रिएक्टेंस बढ़ाता हूं तो करंट कम हो जाएगा। करंट को कम करने का तरीका हमारे पास है, या तो रेजिस्टेंस बढ़ा दो या इंडक्टेंस बढ़ा दो, ठीक है। तो समझिए कि मान लीजिए कोई एक लैंप था, एक बल्ब या ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट हमारी 110 वोल्ट पे काम करती है, हमारे यहां सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट, तो अब इस ट्यूबलाइट को आपको यूज करना है, इसका रेजिस्टेंस R है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, 110 वोल्ट है, अगर आपने 220 से डायरेक्ट लगा दिया तो निपट जाएगा, या तो आपके पास ऑप्शन यह है कि 2 ट्यूबलाइट यूज करो हमेशा, तो अपने आप दोनों पे 110 110 बटेगा, लेकिन यह फीजिबल नहीं कि हम हमेशा ही 2 ट्यूबलाइट यूज कर लें। दिक्कत समझ में आ गई क्या है, वोल्टेज आपको कुछ कम करना पड़ेगा क्योंकि इस हिसाब से करंट ज्यादा चला जाएगा, तो आपको इस पे 110 वोल्ट का ड्रॉप करना है, बाकी ड्रॉप किसी और पे करना है। तो अगर आपको लाइट नहीं चाहिए तो आप रेजिस्टेंस लगा लो, लेकिन रेजिस्टेंस लगाओगे तो एक छोटा सा नुकसान है इसका, एक हीट लॉस जबरदस्ती की आएगी, पक्का समझ गए। एक और, ये तो चलो ट्यूबलाइट वाला हुआ कि हम अमेरिका से ट्यूबलाइट खरीद लाए और इंडिया में यूज करना है, 110 वोल्ट की खरीद के लाए थे, 220 पे यूज करना था। हालांकि इसमें अच्छी बात है कि आप एक ट्रांसफार्मर और खरीद लाते जो 220 को 110 में कन्वर्ट कर ले, ठीक है, या तो आप ये कर सकते थे कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर लो, उसको इसमें लगा लो, या आपके पास एक और ऑप्शन था, एक रेजिस्टेंस लगा दो तो अपने आप करंट आधा हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो, ठीक है। लेकिन इससे बेहतर एप्लीकेशन जरा समझिए, ये जैसे हमारा पंखा है, ठीक है, पंखे में कुछ करंट जा रहा है, सप्लाई 220 की, अब अगर पंखा आपको धीमा और तेज करना है तो आपको इसको करंट को कम करना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि आप क्या करो, ये समझ में आया, रेजिस्टेट यूज करो। अगर आप इसको इधर लाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पंखा स्लो हो जाएगा, सॉरी कम होगा, कम होगा, इधर लाएंगे तो कम होगा, तो जब ये पॉइंट इधर होगा पंखा सबसे तेज होगा, दूर ले जाओगे स्लो हो जाएगा। लेकिन नुकसान इसमें समझ में आया कि हीट लॉस होगी, मतलब पंखा स्लो होगा तो एनर्जी तो आपकी तब भी जा रही है, बस यहां जबरदस्ती का लॉस हो रही है। तो क्यों ना कुछ ऐसी जुगाड़ देखी जाए कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे।
मतलब ड्रॉप भी आ जाए और एनर्जी लॉस भी ना हो। और चूंकि हम डीसी की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एसी। और एसी में एक बहुत अच्छी जुगाड़ है कि आप अगर इसकी जगह ये यूज कर लेते, सोचो, तो इंडक्टर अगर आप बढ़ा दो तो नेट जो रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस, ये बनता। ये समझ में आया? आपका नेट रिएक्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम होगा तो पंखा स्लो होगा, और एनर्जी लॉस इस पे तो होनी नहीं है। एनर्जी लॉस तो उसी पे होगी जिस पे आपको अपन को चाहिए। ये जुगाड़ समझ में आई कि ये बहुत ही कर रही एसी में जुगाड़ है, ये जुगाड़ डीसी में नहीं थी। तो एक येट अनादर ये एप्लीकेशन, और ये फिर हमें पता चला कि एसी क्यों प्रेफर किया जा रहा है। तो समझ में आया कि इनका पंखे को स्लो करने वाला रेगुलेटर कैसे काम करता है। ठीक है, इसमें हम रियोस्टेट यूज नहीं करते, कर सकते थे। अगर आप अंबानी हो, आपके पास बहुत पैसा है, बिजली के बिल की टेंशन नहीं है, आप खुद ही बोर्ड खरीद लोगे, एमपीवी खरीद ली, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं, अदरवाइज एनर्जी लॉस होगी अननेसेसरी। तो उस लॉस से बचाने के लिए हम इंडक्टर यूज कर सकते हैं। पक्का समझ में आया? तो यहां भी हम ये रेजिस्टेंस यूज नहीं करेंगे, इंडक्टर यूज करेंगे। तो इस पे ये 220 वोल्ट है, 110 वोल्ट इस पे है, बचा हुआ ड्रॉप अगर इस पे देना तो काम चल जाएगा। ये बात समझ में आई? बचा हुआ कितना है? 110√3। सोचो सोचो, समझ में आ जाएगा तुम्हें खुद कि वो बचा हुआ ड्रॉप 110 नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर होके अंडर रूट होके 220 बनेगा, क्योंकि एक इंडक्टर है एक रजिस्टर है। समझ गए? लेकिन वो तो कैलकुलेशन की बात है। कॉन्सेप्ट तो ये है कि हम इस पे ड्रॉप दे सकते हैं और इसको, इसके करंट को रिड्यूस कर सकते हैं। पक्का समझ में आया कि कौन सा बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिल गया है? और ये जो है, ये जो ड्रॉप इस पे दिया है, इसी को कुछ और नहीं चोक कॉइल कहते हैं। ट्यूबलाइट देखी है पुरानी, अब तो नई आने लगी, पुरानी ट्यूबलाइट ऐसी होती थी। ये समझ गए? यहां ये कुछ लगा होता था, समझ गए? ये कुछ जो लगा होता था उसको खोलोगे ना, बहुत सारी ऐसी कॉइल मिलेगी। बस ये लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसके अंदर, कुछ और नहीं, वो इंडक्टर है। और वो इंडक्टर क्यों है? क्योंकि पहले ट्यूबलाइट इंपोर्ट होती थी, तो वो ग्लोबली 110 वोल्ट के लिए बनाई गई। ठीक है, अब हमें 220 पे करना है, तो बचा हुआ 110√3 वॉट एवर इट इज, बचा हुआ जो है वो इस पे ड्रॉप करना है। और हम नहीं चाहते एनर्जी लॉस हो। बात समझ में आई? तो ये चोक कॉइल कुछ और नहीं, आइडियल इंडक्टर ही चोक कॉइल है, या सिंपली इंडक्टर ही चोक कॉइल। ठीक, तो उम्मीद है ये बेनिफिट समझ में आया होगा कि ये कितनी अच्छी चीज हुई है। तो लास्ट 2 न्यूमेरिकल, फिर क्लास खत्म। ठीक है, हाँ, तो ये हम क्या फैन रेगुलेटर, हाँ एक मिनट, ये रेगुलेटर अपने यहां तो शायद होंगे नहीं वो गोल गोल घुमाने वाले, छोटे वाले में ये नहीं दिखेगा, लेकिन जो बड़े फैन रेगुलेटर होते हैं इस तरह के पुराने जिनके घर होंगे, आप फिगर समझ में आया? ये ऐसे, अरे बहुत बड़ा, इतना बड़ा होता है, ऐसे चट 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 करते हैं, मजा आता है इसको घुमाने में। तो ये होता है, और इसमें क्या हो रहा है, ये कैसे होता है, अंदर ऐसी कॉइल होती है, तो एक बार ये पॉइंटर इधर होता है, अगला खिसकाते हो पॉइंटर इधर आ जाता है, अगला खिसकाते हो पॉइंटर इधर आ जाता है, तो इंडक्टर की वैल्यू बदलती है। समझ गए? पुराना घर होगा तो ही ये मिलेगा, है ना? मैं ये कह रहा हूं, अगर हो घर पे तो स्विच ऑफ करना, पहले इस ढक्कन को पकड़ के, इस बटन को पकड़ के खींच देना, खुल जाएगा। अंदर 2 स्क्रू मिलेंगे, दोनों स्क्रू को खोल देना, पूरा डब्बा बाहर आएगा, अंदर आपको बिल्कुल ये दिखेगा। अंदर आपको वर्किंग समझ में आ जाएगी कि एक पूरे में इंडक्टर कॉइल घूमी है और एक पॉइंटर है जो मूव कर रहा है हमारे स्विच को घुमाने पे, जो उसकी इंडक्टेंस को लीनियरली बदल रहा है।
समझ गए? तो अगर किसी के घर पे हो, स्विच ऑफ करना पहले, नहीं तो फिर बाल खड़े हो जाए, उसकी फोटो सेल्फी भेजो अपनी कि हमारी पहले कंघी होती थी। तो हो तो इसका फोटो खींच के भेज देना या वीडियो बना के, यूट्यूब पे तो मिल ही जाएगा वैसे, लेकिन खुद देखते हैं ना तो हमेशा याद रहता है। एनीवे, तो दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और देखे। दरअसल हमने 3 एप्लीकेशन, आज 3 चीजों की बात की है, 3 चीजें नई सीखे हैं। एक तो ट्रेवल बेस धूम धूम कर लिया हमने, ग्राफिक इक्वलाइजर बना लिए, कैसे काम करते हैं। अगला हम फैन रेगुलेटर या करंट को हम कम कर सकते हैं बिना एनर्जी लॉस किए, वी कैन रिड्यूस करंट। ठीक है, पहले हमें रेजिस्टेंस बढ़ा के करंट कम करना पड़ता था, तो जो भी रेजिस्टेंस लगाते थे उस पर हीट डेवलप होती थी। ठीक है, अब उससे बच गए। और तीसरा, वी कैन चेंज वोल्टेज या इट कैन एक्ट एज वोल्टेज डिवाइडर। तो हालांकि दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम है कि आप बचा हुआ वोल्टेज कहीं और ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो 2 न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं, जिनसे आपको ये 2 की वर्किंग समझ में आ जाए। A choke coil, a non-ideal choke coil, when connected to 12 volt DC, 4 ampere current flows in 4 ampere steady state current flows through it when same coil is connected to 12 volt 10 hertz AC, 50 hertz ही कर देता हूं, अपना क्या जा रहा है, 3 एम्पियर करंट फ्लोज through it. Find internal resistance, self inductance of coil, current when it is connected to 12 volt 100 hertz supply। काफी अच्छा क्वेश्चन पहला। ये 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में एक नॉन आइडियल चोक कॉइल है। नॉन आइडियल चोक कॉइल मतलब एक इंडक्टर है जिसका सेल्फ रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस तो है, रेजिस्टेंस भी है। व्हेन कनेक्टेड टू 12 वोल्ट डीसी, 4 एम्पियर स्टडी स्टेट करंट फ्लोज थ्रू इट। तो अगर उसको हमने सिंपली डीसी से कनेक्ट किया तो 4 एम्पियर था। नाउ व्हेन द सेम कॉइल इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी, करंट रिड्यूस हो गया। बता सकते हो क्यों? क्योंकि पहले किसकी बात चल रही है? स्टडी स्टेट डीसी, और स्टडी स्टेट में इंडक्टर का कोई रोल नहीं, लेकिन एसी में तो इंडक्टर का रोल है ना।
तो एसी में वो वाकई में आरएल सर्किट बन जाएगा, तो रेजिस्टेंस भी आएगा और एक ओमेगा एल भी आएगा, तो इंपीडेंस आएगा, इसीलिए करंट कम हो गया। तो पहला पूछा इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा पूछा है सेल्फ इंडक्टेंस, और तीसरा करंट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट 100 हर्ट्ज सप्लाई। ठीक है, ये आपको सोचना है। एग्जाम्पल 2 बिल्कुल वही है। अमेरिका गए, वहां से हम बल्ब लाए 110 वोल्ट एसी का, ठीक है, और अब हम इंडिया ले आए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे चलाना है। तो हमने क्या किया, एक चोक कॉइल हमने आइडियल चोक कॉइल, मतलब इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं, और इसको हमने सीरीज में पुट किया। तो कितना लगाना पड़ेगा कि हमारा बल्ब काम कर जाए? ध्यान दो, इससे रेजिस्टेंस मिल जाएगा बल्ब का 60 वॉट 110 वोल्ट, V स्क्वायर बाय P इक्वल टू R। ठीक, ट्राई करो। चलो टाइम हो गया, मैं ही कर रहा हूं। क्वेश्चन लिख तो लिए ना? चलो पहले पार्ट में सर्किट कैसा है, पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये डीसी 12 वोल्ट आर एल, लेकिन स्टडी स्टेट में करंट जाएगा कितना, क्वेश्चन में दे रखा है 4 एंपियर, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 3 ओम। पहला पार्ट। दूसरे में 12 वोल्ट एसी के साथ, 12 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज, तो इसका एक्सएल, इसका आर, यहां से करंट कितना गया अब 3 एंपियर, तो 12 बाय 3 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 3। ये समझ में आया? आर की जगह एक्सएल है, सॉरी, एक्सएल स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्वेश्चन में 3 है, तो आर की वैल्यू 3 है, तो एक्सएल की वैल्यू √7 नहीं है, 3 से ये 4 बनता, इंपीडेंस जेड की वैल्यू 4 हो जाती ना, और 3 स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो एक्सएल की वैल्यू आ गई √7। लेकिन हमें एल की वैल्यू चाहिए, एक्सएल कितना होता है ओमेगा एल, तो 100 पाई एल इज इक्वल टू √7। ओमेगा 50 है, सॉरी फ्रीक्वेंसी 50 है, ओमेगा 100 पाई, तो सेल्फ इंडक्टेंस √7 बाय 100 पाई हेनरी। थर्ड पार्ट और भी इंटरेस्टिंग है कि हमने क्या किया, थर्ड पार्ट में इसकी फ्रीक्वेंसी बदल दी, तो उससे अंतर क्या आएगा? 12 वोल्ट ये है, लेकिन ये 100 हर्ट्ज है, तो ये हमारा 3 ओम तो 3 ही रहेगा, ये जो 7 ओम था, √7 ओम था, वो 2√7 ओम हो जाएगा। सोचो, पहले 50 हर्ट्ज था, अब 100 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी आप डबल करोगे तो ओमेगा एल की वैल्यू डबल हो जाएगी, तो उसका रिएक्टेंस डबल हो जाएगा। पहले जो रिएक्टेंस √7 ओम आ रहा था, अब वो रिएक्टेंस 2√7 ओम आएगा, तो Z की वैल्यू तो 28 और 9 √37 ओम, तो यहां से करंट कितना जाएगा, 12 बाय √37 एंपियर। पक्का समझ में आया? मतलब अगर मैं इंडक्टर की, इसकी सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, तो इंपीडेंस बढ़ रहा है, ओवरऑल करंट कम हो जाएगा। बात समझ में आई? मतलब इस रेजिस्टेंस की जगह अगर हमने बल्ब लगाया होता, बल्ब, और हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे होते, तो बल्ब की ब्राइटनेस कम हो जाती। क्लियर? वजह है क्योंकि Z की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। ओमेगा बढ़ाने पर Z बढ़ रहा है, करंट कम हो रहा है। कैपेसिटर होता तो उल्टा होता। ये समझ गया ना? कैपेसिटर होता तो फ्रीक्वेंसी डबल करने पे इंपीडेंस आधा हो जाता। चलो पक्का पहला पार्ट समझ में आया कि इंडक्टर डीसी में कुछ और बिहेव करता है, एसी में कुछ और बिहेव करता है। डीसी में मतलब ही नहीं है, स्टडी स्टेट में मीनिंगलेस है, तो डीसी में कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है, लेकिन एसी में इसके पास एक रिएक्टेंस है, और वो रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग है। सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन
सेकंड क्वेश्चन में हमारा एक बल्ब था, एक चोक कॉइल है, ये 220 वोल्ट है, ये 110 वोल्ट का ड्रॉप इस पे है, और इसका रेजिस्टेंस कितना था? तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज इक्वल टू वी रेटेड वोल्टेज बाय पावर। कितना था रेटेड वोल्टेज? 220 बाय 60, बड़ा हत्यारा था। 484 बाय 6, क्या 110 था? वन 1210 बाय 6, ये इसका रेजिस्टेंस है। तो यहां से मैं करंट डायरेक्ट लिख सकता हूं। करंट की वैल्यू मैं लिख सकता हूं, करंट इज इक्वल टू 220 बाय 1210 बाय 6, तो 6 इंटू 220 बाय 1210, 11 से काट दो, ठीक है। 11 का 110, 110 ही लिखा रहने देते तो अच्छा था, जबरदस्ती काट दिया, ठीक है। अब 11 से 110 और 11 से 20 इंटू 60, 12 बाय 11, क्या 110? हाँ, ये 220 क्यों लिखा मैंने? बिल्कुल सही, 110 लेंगे। 6 बाय 11, बिल्कुल सही कि हम इसका वोल्टेज, इसका रेजिस्टेंस डिवाइड किया, करंट आ गया। लेकिन करंट निकालने का हमारे पास एक और तरीका था। दिस सेम करंट कैन बी रिटन एज V बाय Z। V कितना है? 220। Z कितना है? R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर का अंडर रूट, ये करंट आ गया। तो यहां से XL की वैल्यू सॉल्व करने पे आई R√3। इसका मतलब 100 पाई L इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस आया था 1210 बाय 6√3। ये आंसर है। हाँ बोलो। कहां? कुछ नहीं दिया तो RMS है। नहीं, पीक में तो लिखा होगा या पीक है या फंक्शन दिया होगा। हाँ, ये कैलकुलेशन सिंपली हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, आंसर आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट R√3 ऐसे लिख दिया है कि 110 वोल्ट इस पे है, तो इस पे 110√3 है, ये 220 था। क्यों? क्योंकि 110 यहां है, उसका VL इधर आता और रिजल्टेंट 220 बनता, तो ये 110√3 होगा। तो इसका करंट सेम है, तो इसका रेजिस्टेंस R है, तो इसका रेजिस्टेंस R√3, एक्चुअली रिएक्टेंस। कंपेयर कर, समझ गए? इस पे 110 है, इस पे 110√3 है, ये R है, ये R√3 है। R√3 ओमेगा L के बराबर। एक अप्रोच ये थी, करंट दो तरीके से निकाल दो। एक इसका वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है, इसका करंट आ गया। एक पूरे सिस्टम का करंट, दोनों करंट बराबर है,